आप जानते हैं कि भारत की अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है। 5 करोड़। हाँ। ये इतना बड़ा नंबर है कि अगर हर केस को सुनने में सिर्फ 5 मिनट भी लगे तो इसे खत्म करने में सदियां लग जाएंगी। ओह एब्सोल्युटली। सो आज हम इसी दुनिया में गहरी छानबीन करने वाले हैं। एग्जैक्टली आज का हमारा सफर भारत की न्यायपालिका यानी जुडिशरी के इर्द गिर्द घूमेगा। ओके। हम पीएम के कुछ बड़े अनाउंसमेंट से शुरू करेंगे, फिर जुडिशरी के अंदर की दुनिया को समझेंगे, जजों की नियुक्ति कैसे होती है, केस क्यों पेंडिंग रहते हैं और टेक्नोलॉजी कैसे सब कुछ बदल रही है। मतलब ये लीगल वर्ल्ड का एक पूरा टूर होने वाला है। यू गॉट इट। एकदम सही। सो लेट्स मैप इट आउट। हम बात करेंगे मिशन सुदर्शन चक्र और समुद्रयान की, फिर लिम्स डैशबोर्ड, आर्बिट्रल अवार्ड्स, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, विदेशी वकीलों की एंट्री, मीडिएशन कैंपेन्स, जजों को हटाने का प्रोसेस और कोलेजियम वर्सेस एनजेएसी की बड़ी बहस। हाँ, और महिलाओं और डिस्ट्रिक्ट जजों से जुड़े जरूरी मुद्दों पर भी। रेडी फॉर द राइड। लेट्स डू दिस। Let's unpack this. Topic 1. PM's Independence Day Address. Mission Sudarshan Chakra and Deep Ocean Mission. ब्रॉड माइक्रो थीम, नेशनल सिक्योरिटी एंड एक्सप्लोरेशन। सबसे पहले पीएम के इंडिपेंडेंस डे एड्रेस से दो बहुत कूल अनाउंसमेंट्स। हाँ, एक है मिशन सुदर्शन चक्र और दूसरा है डीप ओशन मिशन। राइट। बेसिकली एक आसमान की सुरक्षा के लिए और दूसरा समंदर की गहराई नापने के लिए। इमेजिन करो जैसे लॉर्ड कृष्णा का सुदर्शन चक्र दुश्मनों से रक्षा करता था, वैसे ही हमारा अपना एयर डिफेंस सिस्टम होगा। अच्छा। और डीप ओशन मिशन एक साईफाई मूवी जैसा है, जहां हमारे एक्वानॉट्स समंदर में 6 किलोमीटर नीचे जाकर खजाने मतलब रिसोर्सेज खोजेंगे। कूल ना? बहुत कूल। तो ये अनाउंसमेंट्स इंडिया की टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस और स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस को दिखाते हैं। बिल्कुल। और आज के जियोपॉलिटिको इकोनॉमिक माहौल में एक इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम और डीप सी एक्सप्लोरेशन दोनों ही जरूरी हैं, सिक्योरिटी भी और रिसोर्सेज भी। तो मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में थोड़ा और बताइए। ये 2035 तक एक फुली इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम होगा। फुली इंडिजिनस, वाओ। हाँ, इसका मकसद स्ट्रेटेजिक और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हॉस्पिटल्स, रेलवेज को बचाना है। ओके, तो इसमें दोनों कैपेबिलिटीज होंगी, न्यूट्रलाइजिंग और रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स। यस, दोनों। अब आते हैं डीप ओशन मिशन एंड समुद्रयान पर। राइट। इसका गोल है सी के नीचे रिसोर्सेज एक्सप्लोर करना, और इसमें एक रीसेंट अचीवमेंट भी हुई है। क्या? CDR रिटायर्ड जतेंद्र पाल सिंह 5002 मीटर्स और आर रमेश 4025 मीटर्स ने फ्रेंच सबमर्सिबल नॉटिल में अटलांटिक ओशन में डाइव किया। ओ वाओ, ये किसी भी इंडियन का अब तक का सबसे गहरा डाइव है। अमेजिंग। और ये समुद्रयान मिशन की तैयारी का हिस्सा है। एग्जैक्टली। 2027 तक 3 आइकोनॉट्स को 6000 मीटर नीचे इंडिजिनसली डेवलप्ड मत्स्या 6000 सबमर्सिबल में भेजा जाएगा। मत्स्या 6000, इंटरेस्टिंग नेम। इसके बाद इंडिया, यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस और जापान के एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा। लेकिन इन सब एक्टिविटीज को गवर्न करने के लिए कोई इंटरनेशनल लॉ है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर UNCOLS यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज का रोल आता है। यह हाई सीज और इंटरनेशनल ओशन फ्लोर को गवर्न करता है। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, ये मिशंस डिफेंस, टेक्नोलॉजी और रिसोर्स सिक्योरिटी में इंडिया को लीडर बनाते हैं। प्रीलिम्स के लिए मत्स्या 6000, UNCOLS और समुद्रयान मिशन के टारगेट्स बहुत जरूरी हैं, याद रखना। डेफिनेटली। तो ये सिर्फ मिशंस नहीं है, बल्कि एक नए आत्मनिर्भर भारत का स्टेटमेंट है। परफेक्ट समरी। अच्छा, इस पे कुछ क्विक क्वेश्चंस। मिशन सुदर्शन चक्र का नाम लॉर्ड कृष्णा के अस्त्र पर क्यों रखा गया है? मेमोरी हैक क्या है? सिंपल, जैसे चक्र रक्षा करता था, ये सिस्टम भी करेगा। चक्र फॉर डिफेंस। और याद रखना, 2035 का टारगेट है। गॉट इट। समुद्रयान मिशन में सबमर्सिबल का नाम क्या है और वो कितनी गहराई तक जाएगा? नाम है मत्स्या 6000। मत्स्या मतलब फिश और 6000 मतलब 6000 मीटर्स। सिंपल। यूएन क्लोज का फुल फॉर्म और इसका मेन पर्पस क्या है? प्रीलिम्स में आ सकता है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज। ये इंटरनेशनल वाटर्स में रूल सेट करता है ताकि कोई भी देश मनमानी ना कर सके। परफेक्ट। और वो दो एक्वानॉट्स कौन है जिन्होंने रिकॉर्ड डाइव किया? CDR जतेंद्र पाल सिंह और R रमेश। सिंह ने 5002M और रमेश ने 4025M। सिंह का नाम जरूर याद रखना। राइट। और इंडिया के अलावा और कौन से 5 देश हैं जिन्होंने क्रूड डीप ओशन मिशंस किए हैं? यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड जापान। इंडिया छठा होगा। ये लिस्ट याद कर लो। ग्रेट। चलो अब पॉज करके इसे बोलने की प्रैक्टिस करो। मत्स्या 6000 will take 3 aquanauts to 6000 meters by 2027 under Samudrayan mission. In short, India is aiming for self-reliance in both sky defense, Sudarshan Chakra, and deep sea exploration, Samudryan. Topic 2. Judiciary, limbs. Broad micro theme. E-governance in the legal system. ओके, अब आते हैं जुडिशरी पर। सोचो गवर्नमेंट के लाखों केस चल रहे हैं, उन्हें ट्रैक कैसे करें? हाँ, एक मैसिव टास्क है। इसके लिए एक डिजिटल टूल है, लिम्स, यानी लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। इसे गवर्नमेंट के लिए एक एडवांस्ड टू डू लिस्ट ऐप की तरह समझो। अच्छा। हाँ, ये ऐप बताता है कि कौन सा केस कब है, कौन वकील है और केस की करंट स्टेटस क्या है। सब कुछ एक ही स्क्रीन पर। सो इट्स ऑल अबाउट एफिशिएंसी। एग्जैक्टली। अभी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स ने हाल ही में
लिम्स के अंदर एक लाइव केसेस डैशबोर्ड लॉन्च किया है। हाँ, ये एक नया फीचर है। देखो, गवर्नमेंट लिटिगेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें कई मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। लिम्स इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए बनाया गया था। तो ये प्लेटफॉर्म डेवलप किसने किया? ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस द्वारा डेवलप किया गया एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है। और इसका मेन गोल? इसका मकसद गवर्नमेंट लिटिगेशन को एफिशिएंटली मैनेज और मॉनिटर करना है। ये सभी स्टेक होल्डर्स को, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, एडवोकेट्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाता है। तो पूरा केस लाइफ साइकिल ट्रैक हो सकता है? बिल्कुल, और नया लाइव केसेस डैशबोर्ड रियल टाइम डेटा विजुअलाइजेशन और अपकमिंग हियरिंग्स का ओवरव्यू देगा। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है एंड यूपीएससी रेलेवेंस? इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, डिलेज कम होते हैं और गवर्नमेंट का लीगल एक्सपेंस भी बच सकता है। यूपीएससी के लिए LIMBS ई गवर्नेंस का एक प्राइम एग्जांपल है। सही है। तो लिम्स दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी लीगल सिस्टम में एफिशिएंसी ला सकती है। एकदम। चलो, क्विक क्वेश्चंस ऑन दिस। LIMBS का फुल फॉर्म क्या है? लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम, सिस्टम फॉर मैनेजिंग लीगल इन्फो। समझे? गॉट इट। इसे किस मिनिस्ट्री ने डेवलप किया है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। लॉ है तो लॉ मिनिस्ट्री होगी, सिंपल कनेक्शन। राइट। LIMBS का मेन पर्पस क्या है? टू एफिशिएंटली मैनेज एंड मॉनिटर गवर्नमेंट लिटिगेशन, बेसिकली सरकारी केसों पर नजर रखना। नया फीचर क्या लॉन्च हुआ है LIMBS में? लाइव केसेस डैशबोर्ड, ये रियल टाइम डेटा दिखाता है। और ये ई गवर्नेंस के किस एस्पेक्ट को हाईलाइट करता है? ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, TEA। याद रखना, लिम्स सरकारी वकीलों के लिए चाय जैसा जरूरी है। हाँ, नाइस मेमोरी हैक। ओके, नाउ प्रैक्टिसिंग। LIMS is a web-based platform by the Ministry of Law and Justice to monitor government litigation. In short, LIMS is the government's digital tool to track all its court cases on a single platform. Topic 3. Alteration of arbitral awards. Broad micro theme, judiciary's power over arbitration. Okay, let's unpack this. Arbitration मतलब कोर्ट के बाहर डिस्प्यूट सुलझाना। Right? A form of ADR. जब आर्बिट्रेटर फैसला देता है उसे आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं। सवाल ये है, क्या कोर्ट इस फैसले को बदल सकता है? An important question. सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, बट ओनली इन लिमिटेड सर्कमस्टांसेस। इमेजिन करो, दो बिजनेस पार्टनर्स में झगड़ा हो गया। वे कोर्ट जाने के बजाय एक न्यूट्रल एक्सपर्ट यानी आर्बिट्रेटर के पास गए। ठीक है। एक्सपर्ट ने फैसला दिया कि पार्टनर ए को पार्टनर बी को 10 लाख देने हैं प्लस 18% इंटरेस्ट। ओके। अगर इंटरेस्ट रेट में कोई क्लरिकल एरर है तो कोर्ट उसे ठीक कर सकता है, लेकिन पूरे फैसले को पलट नहीं सकता। आई सी। सो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक रूलिंग दी है जो कोर्ट्स को आर्बिट्रल अवार्ड्स मॉडिफाई करने की पावर देती है। यस, बट इसमें आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 का कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। इसका मेन प्रिंसिपल है मिनिमल कोर्ट इंटरवेंशन। तो कोर्ट किस बेसिस पर ऑल्टर कर सकती है? SC ने कहा, सेक्शन 34 ऑफ द एक्ट के तहत कोर्ट्स अवार्ड्स को ऑल्टर कर सकती हैं। और ग्राउंड्स क्या हैं? द ग्राउंड्स फॉर मॉडिफिकेशन आर रिस्ट्रिक्टेड। फर्स्ट, इनवैलिड पोर्शन को हटाने के लिए यानी एम्प्यूटेट। ओके। सेकंड, टाइपोग्राफिकल, कंप्यूटेशनल या क्लरिकल एरर्स को करेक्ट करने के लिए। और थर्ड, पोस्ट अवार्ड इंटरेस्ट को बदलने के लिए। और क्या नहीं कर सकता कोर्ट? कोर्ट एरर्स ऑफ फैक्ट को री एग्जामिन नहीं कर सकता, कॉस्ट पर फिर से विचार नहीं कर सकता या मेरिट्स पर रिव्यू नहीं कर सकता। इसमें आर्टिकल 142 का भी कोई रोल है? हाँ, SC कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करने के लिए अपनी इनहेरेंट पावर्स अंडर आर्टिकल 142 भी यूज कर सकता है। अच्छा, और इस एक्ट के बारे में? ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट्स दोनों पर लागू होता है। UNCTRL मॉडल लॉ पर बेस्ड है। अवार्ड्स बाइंडिंग होते हैं। इम्पैक्ट एंड यूपीएससी रेलेवेंस? ये रूलिंग आर्बिट्रेशन प्रोसेस की इंटेग्रिटी बनाए रखती है और ग्रॉस एरर्स को ठीक करने का रास्ता भी देती है। प्रीलिम्स के लिए सेक्शन 34 और आर्टिकल 142 का कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। सो इट्स अ बैलेंस। आर्बिट्रेशन की ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करना, बट ग्लेयरिंग मिस्टेक्स को फिक्स करने की गुंजाइश रखना। परफेक्टली पुट। क्विक क्वेश्चंस। किस एक्ट के तहत कोर्ट्स आर्बिट्रल अवार्ड्स को मॉडिफाई कर सकती हैं? द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, स्पेसिफिकली सेक्शन 34। मॉडिफिकेशन के 3 मेन ग्राउंड्स क्या हैं? कोई मेमोरी हैक? एम्प्यूटेट द इनवैलिड पार्ट, करेक्ट द एरर्स, चेंज द इंटरेस्ट। ACC, याद रखो, कोर्ट अवार्ड को ACC सीमेंट से फिक्स कर सकता है, रीबिल नहीं। नाइस वन। सुप्रीम कोर्ट अपनी कौन सी स्पेशल पावर यूज कर सकता है फॉर कंप्लीट जस्टिस? आर्टिकल 142, ये SC का ब्रह्मास्त्र है, याद रखना। क्या कोर्ट केस के फैक्ट्स को री एग्जामिन कर सकता है? एब्सोल्युटली नॉट। नो मेरिट्स रिव्यू, नो फैक्ट रिव्यू। आर्बिट्रेशन एक्ट किस इंटरनेशनल मॉडल लॉ पर बेस्ड है? UNCTRL मॉडल लॉ, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। Great. Now practicing. Under Section 34, courts can modify arbitral awards on restricted grounds like clerical errors but cannot review the merits. In short, courts can tweak but not rewrite an arbitrator's decision, maintaining a fine balance. Topic 4. Judges as public servants. Broad micro theme, judicial accountability and independence. Here's where it gets really interesting. क्या एक जज पब्लिक सर्वेंट होता है और क्या उन पर करप्शन का केस हो सकता है? The answer is yes, but with a big if. Okay. Imagine a very powerful gatekeeper. जज वही gatekeeper है। उन पर केस हो सकता है, लेकिन गेट की चाबी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI के पास है। मतलब? FIR रजिस्टर करने से पहले CJI की परमिशन लेनी होगी।
ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। तो जजेस को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत पब्लिक सर्वेंट क्लासिफाई किया गया है। यस, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए स्पेशल प्रोसीजर है। ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए है। सही है। अगर एग्जीक्यूटिव आसानी से जजेस पर केस कर पाए तो वो दबाव में आ सकते हैं। एकदम। तो जजेस को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत पब्लिक सर्वेंट माना जाता है, लेकिन एफआईआर रजिस्टर करने के लिए सीजेआई का अप्रूवल जरूरी है। दिस प्रोटेक्ट्स जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस। और अगर मामला खुद सीजेआई के खिलाफ हो? तो गवर्नमेंट को दूसरे एससी जजेस से कंसल्ट करना होगा। इंटरेस्टिंग। तो क्या जजेस को प्रेसिडेंट या गवर्नर्स की तरह कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी है? नहीं, आर्टिकल 361 सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के लिए है, जजेस के लिए नहीं। उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी नहीं है। तो उन्हें हटाने का प्रोसेस क्या है? सिर्फ एक तरीका है, इम्पीचमेंट अंडर आर्टिकल 124। क्या इस प्रोविजन का कभी यूज हुआ है? हाँ, इसका तय इस्तेमाल 2019 में जस्टिस एसएन शुक्ला के केस में हुआ था, जब तत्कालीन सीजेआई ने एफआईआर की परमिशन दी थी। तो यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ? ये प्रोविजन जुडिशियल इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी के बीच एक डेलिकेट बैलेंस बनाता है। प्रीलिम्स के लिए आर्टिकल 361 इम्यूनिटी और आर्टिकल 124 रिमूवल के बीच का डिफरेंस क्रूशियल है। So the message is clear, judges are accountable, but the process is firewalled to protect their independence. एग्जैक्टली। Let's do a quick cross-questioning round. जज के खिलाफ करप्शन केस में एफआईआर के लिए किसकी परमिशन चाहिए? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई। सीजेआई इज द गेटकीपर। क्या जजेस को प्रेसिडेंट की तरह कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी है? नहीं, आर्टिकल 361 सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के लिए है, जजेस के लिए नहीं। क्लियर डिस्टिंक्शन। जजेस को हटाने के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को क्या कहते हैं और ये किस आर्टिकल में है? इम्पीचमेंट, आर्टिकल 124 फॉर एससी जजेस। अगर सीजेआई पर ही आरोप लगे तो क्या होगा? गवर्नमेंट को दूसरे एससी जजेस से कंसल्ट करना होगा। अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। पहली बार सीजेआई ने एफआईआर की परमिशन किस जज के केस में दी थी? जस्टिस एसएन शुक्ला केस इन 2019। ये एक लैंडमार्क मोमेंट था। Perfect. Let's practice. To file an FIR against a judge under the Prevention of Corruption Act, prior approval from the CJI is mandatory. In short, judges are public servants but are protected by a procedural safeguard requiring CJI's nod for prosecution, balancing accountability with independence. Wow, a lot to take in, right? और हम तो अभी शुरू ही हुए हैं। Absolutely. अगर आपको ये deep analysis पसंद आ रहा है and you want to keep getting smarter with us, तो एक छोटा सा काम कर दो। Just take a second to hit that subscribe button, like the session और bell icon दबा दो so you never miss an update. आपके comments हमें fuel करते हैं। So let us know what you think. And if you feel extra generous, super thanks और membership options भी हैं for exclusive notes and content. Your support helps us keep diving deep. चलो, back to it. Topic 5. India Justice Report 2025. Broad micro theme. A reality check of the justice system. Okay, so we have a report card for our justice system, the India Justice Report 2025. Right. ये रिपोर्ट बताती है कि पुलिस, प्रिजन्स और कोर्ट्स असल में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं एंड द नंबर्स आर वेल रिवीलिंग। इसे ऐसे समझो। Imagine a hospital. रिपोर्ट कहती है कि डॉक्टर्स कम हैं, यानी पुलिस पॉपुलेशन रेशियो। ओके, वेटिंग रूम में भीड़ बहुत ज्यादा है, यानी पेंडिंग केसेस। बेड्स भरे हुए हैं, यानी ओवरक्राउडेड प्रिजन्स। और ज्यादातर लोग बिना इलाज के इंतजार कर रहे हैं, यानी अंडर ट्रायल्स। व्हाट एन एनालॉजी। दैट्स द पिक्चर द आईजेआर पेंट्स। हाँ। तो ये आईजेआर का चौथा एडिशन है जिसे 2019 में टाटा ट्रस्ट के सपोर्ट से शुरू किया गया था। राइट। और ये रिपोर्ट स्टेट्स की स्ट्रक्चरल और फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को ट्रैक करती है टू डिलीवर जस्टिस। तो की फाइंडिंग्स क्या है? लेट्स स्टार्ट विद द पुलिस। पुलिस टू पॉपुलेशन रेशियो 155 पर लाख है, जबकि सैंक्शन स्ट्रेंथ 197 है। मतलब पुलिस की कमी है। और जुडिशरी? पेंडिंग केसेस 20% बढ़कर 5 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। 5 करोड़, दैट्स द नंबर वी स्टार्टेड विद। और प्रिजन्स का क्या हाल है? ओवरक्राउडिंग इज अ ह्यूज इशू। एवरेज ओवरक्राउडिंग रेट 131% है। कुछ जेलों में तो 400% से भी ज्यादा है। अनबिलीवेबल। और अंडर ट्रायल्स? 76% प्रिजन पॉपुलेशन अंडर ट्रायल्स की है, मतलब वो लोग जिनका गुनाह साबित नहीं हुआ है। हर 4 में से एक अंडर ट्रायल 1 से 3 साल ट्रायल का इंतजार कर रहा है। इस रिपोर्ट में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स का भी जिक्र है। हाँ, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 बाय वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। इंडिया की ओवरऑल रैंक है 79 आउट ऑफ 142 कंट्रीज। और सब कैटेगरीज में? क्रिमिनल जस्टिस में 89th रैंक, सिविल जस्टिस में 111th रैंक। दिस इज अ कंसर्न। तो यूपीएससी के लिए क्या टेकअवेज है? ये डेटा पॉलिसी मेकिंग के लिए क्रिटिकल है। प्रीलिम्स में आईजेआर की फाइंडिंग्स और रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग सीधे पूछी जा सकती है। So the report is a mirror showing us where the cracks are. The big question is, what do we do about it? Exactly. Let's quickly review the numbers. Police to population ratio कितना है as per IJR? 155 per lakh. Sanctioned is 197. गैप याद रखना। जेल में अंडर ट्रायल्स का परसेंटेज कितना है? 76%. A massive number. 3 out of 4 prisoners. रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में इंडिया की ओवरऑल रैंक क्या है? 79 out of 142. Not great, not terrible. क्रिमिनल जस्टिस और सिविल जस्टिस में से इंडिया की रैंक किस में खराब है? Civil justice 111th.
This shows issues in accessibility and affordability. IJR को कौन पब्लिश करता है और इसकी शुरुआत कब हुई? It was started with support from Tata Trusts in 2019. This is the 4th edition. Great. Practice this sentence. The India Justice Report 2025 highlights a 20% increase in pending cases to over 5 crore and 76% of prisoners being under trials. In short, the IJR 2025 is a critical report card showing major challenges in police, prisons, and judiciary, especially with rising pendency and under trials. Topic 6. Pendency of cases and vacancies. Broad micro theme, the vicious cycle in the judiciary. So let's connect the dots now. IJR ने pendency और vacancy की बात की. Let's dive deeper into that. हाँ, ये एक vicious cycle है. एक चीज दूसरी को फीड करती है. Imagine a leaking bucket. हर रोज नए केस यानी पानी उसमें गिर रहा है. और उस बकेट में बहुत कम छेद हैं, यानी जजेस पानी निकालने के लिए. तो बकेट तो ओवरफ्लो करेगा ही. That's a perfect analogy. So as of late 2024, high courts में almost 30% posts vacant आए. और लोअर कोर्ट्स में 20% से ज्यादा. ये नंबर्स अकेले पूरी कहानी बताते हैं. तो इसका रूट कॉज क्या है? इतनी वैकेंसीज क्यों है? इसके दो मेन कारण हैं. एक, जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस यानी कोलेजियम सिस्टम थोड़ा स्लो है. ओके, हम उस पे आगे बात करेंगे. और दूसरा है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट स्टाफ. जज को अपॉइंट कर भी दें, पर अगर उनके पास कोर्ट रूम, स्टेनोग्राफर या क्लर्क नहीं है तो वो एफिशिएंटली काम कैसे करेंगे? तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? ऑब्वियसली केसेस डिले होते हैं. डिले से भी आगे, इट लीड्स टू अ डिनायल ऑफ जस्टिस. जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. राइट. इससे इकोनॉमी पर भी असर पड़ता है. कमर्शियल डिस्प्यूट सालों तक चलते हैं. इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम होता है. यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए यहाँ क्या नोट करना चाहिए? प्रीलिम्स के लिए पेंडेंसी का करंट नंबर, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में वैकेंसी परसेंटेजेस और इनके पीछे के स्ट्रक्चरल रीजंस इंपॉर्टेंट है. So it's not just about appointing more judges. It's about fixing the entire ecosystem. एकदम. You need to fix the pipeline, not just the tap. चलो, इस पे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं. What's the approximate vacancy percentage in high courts? Around 30%. एक तिहाई. Simple to remember. And in lower courts? A little over 20%. So high courts have a bigger problem. Vacancies के दो main reasons क्या है? A slow appointment process, the collegium system, and a lack of infrastructure. Process and place. Pendency का impact सिर्फ legal system तक सीमित है? बिल्कुल नहीं. It impacts the economy by slowing down commercial dispute resolution. इस problem के लिए justice delayed is वाला phrase क्या है? Justice delayed is justice denied. ये एक fundamental principle है. Great. चलो practice करते हैं. High courts face a 30% vacancy rate, which is a key driver for the over 5 crore pending cases in India. In short, vacancies and pendency are in a vicious cycle, fueled by slow appointments and poor infrastructure, crippling the justice delivery system. Topic 7. Foreign lawyers and foreign law firms. Broad micro theme, globalization of India's legal sector. Okay, ये एक बहुत बड़ा change है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फॉरेन लॉयर्स और लॉ फर्म्स को इंडिया में प्रैक्टिस करने की परमिशन दे दी है. हाँ, ये एक गेम चेंजर हो सकता है, बट विद सर्टेन कंडीशंस. कैसा है? इमेजिन करो, इंडिया का लीगल मार्केट एक एक्सक्लूसिव क्लब था. अब उस क्लब के दरवाजे थोड़े से बाहर के लोगों के लिए भी खुल गए हैं. सही एग्जाम्पल है, पर वो क्लब के हर हिस्से में नहीं जा सकते. दे कांट अपीयर इन इंडियन कोर्ट्स. अच्छा, तो वो क्या कर सकते हैं? वो ट्रांजैक्शनल वर्क, कॉर्पोरेट लॉ, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन और फॉरेन लॉ पर एडवाइस दे सकते हैं. थिंक ऑफ देम एज हाई एंड लीगल कंसल्टेंट्स, नॉट कोर्ट गोइंग लॉयर्स. ये डिसीजन लिया क्यों गया है? व्हाट्स द बैकग्राउंड? देखो, इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन रहा है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है. वो कंपनीज अपने देश के लीगल स्टैंडर्ड्स और लॉयर्स के साथ कंफर्टेबल होती हैं. इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा. और इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक है रेसिप्रोसिटी. मतलब अगर हम उनके लॉयर्स को यहाँ अलाउ करेंगे तो वो भी हमारे लॉयर्स को अपने देश में प्रैक्टिस करने देंगे. इट ओपन्स अप ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन लॉयर्स. लेकिन इसका ऑपोजिशन में क्यों हुआ था? इंडियन लॉ फर्म्स को कंपटीशन का डर नहीं है? बिल्कुल था. चिंता थी कि ये बड़ी फॉरेन फर्म्स आकर मार्केट कैप्चर कर लेंगी. इसीलिए रिस्ट्रिक्शंस रखे गए हैं. दे कैन नॉट हैंडल इंडियन लॉ मैटर्स. इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या होगा? एंड फॉर यूपीएससी? इससे इंडिया इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का हब बन सकता है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है. यूपीएससी के लिए ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विसेज का एग्जांपल है. तो ये एक कैलकुलेटेड स्टेप है टू इंटीग्रेट इंडियाज लीगल मार्केट विद द वर्ल्ड विदाउट कंप्लीटली ओपनिंग द फ्लडगेट्स. एग्जैक्टली, अ कॉशियस ओपनिंग. चलो, कुछ सवाल. कैन फॉरेन लॉयर्स अपीयर इन इंडियन कोर्ट्स? नो, एब्सोल्युटली नॉट. दे आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम लिटिगेशन. तो वो किस तरह के काम कर सकते हैं? ट्रांजैक्शनल वर्क, M&A, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड एडवाइजिंग ऑन फॉरेन लॉ, नॉन लिटिगेशन वर्क. इस मूव के पीछे का मेन प्रिंसिपल क्या है? रेसिप्रोसिटी. हम आपको अलाउ करेंगे, आप हमें करो. गिव एंड टेक. इसका सबसे बड़ा पोटेंशियल बेनिफिट क्या है इंडिया के लिए? बिकमिंग अ हब फॉर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन. ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. इस डिसीजन को किस बॉडी ने अनाउंस किया? द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, BCI. दे रेगुलेट द लीगल प्रोफेशन इन इंडिया. परफेक्ट. चलो, practice karo. The Bar Council of India has allowed foreign lawyers to practice on non-litigious matters based on the principle of reciprocity. In short, India is opening its legal sector to foreign firms for corporate and arbitration work to boost investment and become a global legal hub. Topic 8. Mediation campaign. Broad micro theme. Promoting alternative dispute resolution, ADR. हमने पहले ADR की बात की थी.
अब एक स्पेसिफिक इनिशिएटिव देखते हैं, मीडिएशन फॉर द नेशन। सही है। ये एक सुलझाव शनिवार जैसा था। Shit. हर हफ्ते लोगों को एनकरेज किया गया कि कोर्ट आने से पहले आपस में बात करके मामला सुलझा लो। बिल्कुल। इस कैंपेन को नलसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और सुप्रीम कोर्ट की मीडिएशन एंड कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी ने मिलकर लॉन्च किया। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखो, हमारे कोर्ट्स केसेस के बोझ तले दबे हुए हैं। मीडिएशन एक रास्ता है उस बोझ को कम करने का, स्पेशली फॉर कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस, फैमिली डिस्प्यूट्स एंड स्मॉल कमर्शियल इश्यूज। इसके कोर लॉजिक में क्या है? मीडिएशन एक वॉलंटरी प्रोसेस है। दोनों पार्टीज एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी यानी मीडिएटर की मदद से एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन पर पहुंचती हैं। इसमें और कोर्ट केस में क्या फर्क है? कोर्ट में एक पार्टी जीतती है, एक हारती है। मीडिएशन में दोनों जीते हैं क्योंकि सोल्यूशन उनकी मर्जी से निकलता है। इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? ऐसे कैंपेन्स अवेयरनेस बढ़ाते हैं। लोग समझते हैं कि हर झगड़े के लिए कोर्ट जाना जरूरी नहीं है। ये टाइम और पैसा दोनों बचाता है। यूपीएससी के लिए ये एडीआर मैकेनिज्म्स को प्रमोट करने का एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है। तो ये जस्टिस सिस्टम को मोर एक्सेसिबल और लेस एडवर्सरियल बनाने की एक कोशिश है। एकदम। इट्स अबाउट एम्पावरिंग पीपल टू रिजॉल्व देयर ओन डिस्प्यूट्स। ओके, क्विक क्वेश्चंस। इस कैंपेन का नाम क्या था और कितने दिन चला? मीडिएशन फॉर द नेशन। ये 90 दिन का कैंपेन था। इसे किसने लॉन्च किया था? नालसा एंड द सुप्रीम कोर्ट्स कमिटी ऑन मीडिएशन। मीडिएशन और कोर्ट प्रोसीडिंग में मेन डिफरेंस क्या है? कोर्ट इज एडवर्सरियल, विन लूज। मीडिएशन इज कोलैबोरेटिव, विन विन। ये किस तरह के केसेस के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है? फैमिली डिस्प्यूट्स, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस एंड स्मॉल कमर्शियल डिस्प्यूट्स, जहां रिलेशनशिप को प्रिजर्व करना जरूरी हो। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है पार्टीज के लिए? It saves time and money and gives them control over the outcome. चलो प्रैक्टिस करें। द मीडिएशन फॉर द नेशन कैंपेन बाय नालसा promoted mediation as a win-win ADR mechanism to reduce court pendency. In short, the National Mediation Campaign was a major push to make out-of-court settlements a mainstream choice for resolving disputes. Topic 9, removal of judges. Broad micro theme, the impeachment process. हमने पहले जिक्र किया था कि जज को हटाना बहुत मुश्किल है। हाँ, Article 124. Let's solve this impeachment puzzle. How is a judge actually removed? It's one of the toughest procedures in the Indian Constitution. Imagine आपको एक बहुत ही मजबूत किला फतेह करना है। Impeachment वही है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है? सबसे पहले एक रिमूवल मोशन इंट्रोड्यूस करना होता है। कहाँ? लोकसभा में 100 एमपीज या राज्यसभा में 50 एमपीज को साइन करके स्पीकर या चेयरमैन को देना होता है। ओके, दैट्स स्टेप 1। अगर मोशन एडमिट हो गया तो स्पीकर चेयरमैन एक 3 मेंबर कमेटी बनाते हैं टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस। इस कमेटी में कौन होता है? अ सुप्रीम कोर्ट जज, अ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस एंड अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। और अगर कमेटी ने जज को गिल्टी पाया? तब मोशन पर हाउस में डिबेट होती है और उसे पास करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब? टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। बहुत हाई थ्रेशोल्ड है। और अगर एक हाउस से पास हो गया तो वो दूसरे हाउस जाता है, वहां भी स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना जरूरी है। वाओ। और उसके बाद प्रेसिडेंट एक ऑर्डर इशू करते हैं टू रिमूव द जज। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? आज तक कोई एससी या एचसी जज इम्पीच हुआ है? नहीं, प्रोसेस इतना टफ है कि आज तो कोई भी जज सक्सेसफुली इम्पीच नहीं हुआ है। ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है। प्रीलिम्स के लिए तो ये पूरा प्रोसेस, नंबर्स, 150 एमपीज, कमिटी कॉम्पोजिशन और स्पेशल मेजॉरिटी सब इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्युटली, हर स्टेप क्रिटिकल है। So this fortress is designed to be almost unconquerable to protect judges from political pressure. दैट्स द कोर आइडिया। चलो इस किले को क्रॉस एग्जामिन करते हैं। रिमूवल मोशन के लिए लोकसभा में कितने एमपीज चाहिए? 100 एमपीज। Yes. राज्यसभा में 50, 150 याद रखो। इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं? 3, द 3 मेंबर कमिटी। कौन कौन? एससी जज, एचसी चीफ जस्टिस एंड अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। जुडिशरी प्लस लीगल एक्सपर्ट। किस तरह की मेजॉरिटी चाहिए मोशन को पास करने के लिए? स्पेशल मेजॉरिटी, मेजॉरिटी ऑफ टोटल प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। आज तक कितने जजेस सक्सेसफुली इम्पीच हुए हैं? 0, none। ये फैक्ट ही प्रोसेस की डिफिकल्टी बताता है। Let's practice saying a judge's impeachment requires a motion by 150 MPs, a 3-member inquiry, and a special majority in both houses of parliament. In short, the impeachment process is an extremely difficult multi-stage procedure designed to ensure judicial independence and has never been completed in India. Topic 10. Legal aid systems. Broad micro theme, ensuring access to justice for all. Justice for all ये एक सुंदर आइडिया है, लेकिन अगर किसी के पास वकील करने के पैसे ना हो तो? तब स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसे लीगल हेल्प प्रोवाइड करे। यही लीगल एड का कॉन्सेप्ट है। इसे ऐसे समझो जैसे सरकारी अस्पताल। अगर आप प्राइवेट डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप वहां जाते हैं। लीगल एड सिस्टम न्याय का सरकारी अस्पताल है। सही एनालॉजी है। और ये कोई एहसान नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A इंपॉर्टेंट। ये कब ऐड हुआ था? ये 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड हुआ था। इट्स अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का हिस्सा माना है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रक्चर क्या है? एक 3-tier स्ट्रक्चर है। नेशनल लेवल पर नालसा, स्टेट लेवल पर SALSIS और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DLSS। नालसा, सालसा, DLSA। गॉट इट।
ये काम कैसे करते हैं? ये पैनल लॉयर्स को एम्पैनल करते हैं जो जरूरतमंद लोगों को फ्री लीगल सर्विसेज देते हैं। ये लोक अदालत भी ऑर्गेनाइज करते हैं। एक नई स्कीम भी है, LADC, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम। ये क्या है? LADC ट्रेडिशनल पैनल लॉयर सिस्टम से एक अपग्रेड है। इसमें फुल टाइम लॉयर्स DLSS में काम करते हैं, सिर्फ क्रिमिनल केसेस के लिए। अच्छा, सो दे लाइक पब्लिक डिफेंडर्स। एग्जैक्टली। इससे क्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों इंप्रूव होती है। इसका इम्पैक्ट क्या है और UPSC रेलेवेंस? इम्पैक्ट ये है कि ये एक्सेस टू जस्टिस को रियलिटी बनाता है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं, जैसे अवेयरनेस की कमी और क्वालिटी ऑफ लॉयर्स। UPSC के लिए आर्टिकल 39A, NLSA का स्ट्रक्चर और LADC स्कीम सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द गोल इज देयर, द स्ट्रक्चर इज देयर, बट द रियल चैलेंज इज इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड। हाँ, लास्ट माइल डिलीवरीज की। लेट्स डू अ क्विक चेक। फ्री लीगल एड किस आर्टिकल के अंडर एक राइट है? आर्टिकल 39A, और SC ने इसे आर्टिकल 21 से लिंक किया है। लीगल एड के लिए 3 tier स्ट्रक्चर क्या है? NLSA at the national level, SALSA at the state level, DLSA at the district level. The 42nd Amendment in 1976, the mini constitution. लीगल एड सिस्टम का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? Lack of awareness among people and ensuring the quality of legal representation. ठीक है, लेट्स प्रैक्टिस दिस। अंडर आर्टिकल 39A, NALSA provides free legal aid through a 3-tier structure with the new LADC scheme improving defense in criminal cases. In short, India's legal aid system, mandated by the Constitution, aims to provide justice for the poor, but faces challenges in awareness and quality. Topic 11, ADR, Alternative Dispute Resolution. Broad micro theme, the power of out-of-court settlements. हमने ADR का जिक्र पहले भी किया था। Let's focus on its different forms now. हाँ, ADR एक अम्ब्रेला टर्म है। इसके नीचे कई चीजें आती हैं। इसको एक टूलकिट की तरह सोचो। हर झगड़े के लिए कोर्ट वाला बड़ा हथौड़ा जरूरी नहीं। Exactly. कभी-कभी छोटा स्क्रू ड्राइवर या प्लास्टर भी काम कर जाता है। वो स्क्रू ड्राइवर और प्लास्टर ही ADR है। परफेक्ट। तो इस टूलकिट में मेन टूल्स हैं आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन और लोक अदालत। आर्बिट्रेशन तो हमने डिस्कस किया। व्हाट्स कंसिलिएशन? कंसिलिएशन मीडिएशन जैसा ही है, बट कंसिलिएटर कैन आल्सो सजेस्ट सॉल्यूशंस। मीडिएटर सिर्फ फैसिलिटेट करता है। थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव रोल है। और मीडिएशन, जैसा हमने डिस्कस किया, इज अ प्योरली फैसिलिटेटिव प्रोसेस। हाँ, अब आते हैं लोक अदालत पर। ओके। लोक अदालत को पीपल्स कोर्ट्स भी कहते हैं। ये DLSAs ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पेंडिंग केसेस या प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को एमिकली सेटल किया जाता है। इसका डिसीजन बाइंडिंग होता है? हाँ, लोक अदालत का अवार्ड एक सिविल कोर्ट डिग्री की तरह बाइंडिंग होता है और इसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती। नो अपील, दैट्स अ बिग डील। हाँ, क्योंकि फैसला आपसी सहमति से होता है। जब दोनों राजी तो क्या करेगा काजी? हाँ, राइट। तो इसका इम्पैक्ट क्या है? ADR मैकेनिज्म, स्पेशली लोक अदालत ने लाखों केसेस को सिस्टम से बाहर ही निपटा दिया है। ये कोर्ट्स का बोझ कम करते हैं। UPSC के लिए ADR के डिफरेंट टाइप्स और लोक अदालत का स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 इंपॉर्टेंट है। तो ये एक पैरेलल, इनफॉर्मल और एफिशिएंट जस्टिस सिस्टम बनाने की कोशिश है। यस, अ पीपल फ्रेंडली सिस्टम। चलो, इस टूलकिट को चेक करते हैं। ADR के 4 मेन टाइप्स क्या है? आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन एंड लोक अदालत। मीडिएटर और कॉन्सिलिएटर में क्या फर्क है? मीडिएटर सिर्फ फैसिलिटेट करता है। कॉन्सिलिएटर सॉल्यूशन सजेस्ट भी कर सकता है। कॉन्सिलिएटर इज मोर क्रिएटिव, यू कैन से। लोक अदालत के अवार्ड के खिलाफ अपील हो सकती है? नहीं, नो अपील। इसका डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होता है। लोक अदालत को स्टैट्यूटोरी बैकिंग किस एक्ट से मिलती है? द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। ADR का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? It's cheaper, faster, and less adversarial than traditional court proceedings. ग्रेट, चलो प्रैक्टिस करो। ADR methods like mediation and lok adalats offer a faster win-win solution and lok adalat awards are final and non-appealable. In short, ADR is a powerful toolkit of out-of-court mechanisms that reduces the burden on courts by providing cheaper and faster justice. Topic 12, NJDG and e-courts project. Broad micro-theme, the technological upgrade of the judiciary. ओके, बैक टू टेक्नोलॉजी। हमने लिम्स की बात की थी, अब पूरे जुडिशरी के टेक अपग्रेड को देखते हैं। हाँ, इसका फ्लैगशिप प्रोग्राम है e-courts प्रोजेक्ट। इमेजिन अ डस्टी ओल्ड लाइब्रेरी जहां फाइल्स के ढेर लगे हैं। ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट उस लाइब्रेरी को एक डिजिटल सर्चेबल डेटाबेस में बदल रहा है। बिल्कुल, और इसका सबसे विजिबल प्रोडक्ट है नेशनल जुडिशरी डेटा ग्रिड या NJDG। NJDG, हमने इसका जिक्र IJR वाले टॉपिक में भी किया था। हाँ, NJDG एक लाइव डैशबोर्ड है। ये रियल टाइम में बताता है कि देश की किस अदालत में कितने केस पेंडिंग है, कितने नए आए, कितने निपटाए गए। इट्स अ नेशनल जुडिशरी मॉनिटर। तो इसके फेजेस हैं? यस, फेज 1 में कोर्ट कंप्यूटराइजेशन हुआ। फेज 2 में प्रोसेसेस को कनेक्ट किया गया, जैसे ऑनलाइन केस फाइलिंग, ई-पेमेंट्स। और अब फेज 3 चल रहा है। हाँ, फेज 3 इज द मोस्ट एम्बिशियस। इसका विजन है वन नेशन वन डेटा ग्रिड। इसमें नया क्या है? इसमें सिस्टम को क्लाउड पर मूव किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज किया जाएगा फॉर थिंग्स लाइक केस मैनेजमेंट और आइडेंटिफाइंग बॉटलनेक्स। वाओ, AI इन जुडिशरी। यस, और डिजिटल पेपरलेस कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स भी इसका हिस्सा है। इसका इम्पैक्ट क्या है फॉर UPSC? इससे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आती है। इट मेक्स जस्टिस डिलीवरी मोर एफिशिएंट।
यूपीएससी के लिए ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तीनों फेजेस और एनजेडीजी के फीचर्स ई गवर्नेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। तो ये जुडिशियल सिस्टम के इंजन को अपग्रेड करने जैसा है, फास्टर, स्मार्टर एंड मोर ट्रांसपेरेंट। एग्जैक्टली, इट्स अ डिजिटल रेवोल्यूशन इन द जुडिशरी। लेट्स डू अ टेक चेक। जुडिशरी के टेक अपग्रेड प्रोजेक्ट का नाम क्या है? द ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का लाइव डैशबोर्ड जो रियल टाइम डेटा दिखाता है, उसका नाम क्या है? एनजेडीजी, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के फेज 3 का मेन फीचर क्या है? मूविंग द सिस्टम टू द क्लाउड एंड यूजिंग एआई एमएल। क्लाउड एंड एआई आर द कीवर्ड्स। इस प्रोजेक्ट का अल्टीमेट विजन क्या है? वन नेशन वन डेटा ग्रिड, सेंट्रलाइज्ड यूनिफाइड डेटा। इस टेक अपग्रेड का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। टी, अभी हमने लिम्स में भी यही देखा था। Great connection. Let's practice saying the eCourts project, through its NJDG platform, is digitizing the judiciary, with Phase 3 focusing on cloud technology and AI. In short, the e-courts project is a massive tech overhaul of the Indian judiciary, aiming to create a transparent, efficient and paperless system. Topic 13. Master of Roster. Broad micro theme, the administrative power of the Chief Justice. Okay, ये एक interesting concept है. Master of Roster. इसका क्या मतलब है? When it comes to allocating cases. ऐसे समझो एक स्कूल प्रिंसिपल की तरह. प्रिंसिपल डिसाइड करता है कि कौन सी टीचर कौन सी क्लास को पढ़ाएगी. एकदम. वैसे ही, Chief Justice of India at SC और Chief Justice of a High Court at HC डिसाइड करते हैं कि कौन सा केस कौन सी बेंच सुनेगी. ये पावर आती कहाँ से है? Is it in the Constitution? Not explicitly. ये कन्वेंशन और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से एस्टैब्लिश हुई है. SC ने बार-बार कहा है कि चीफ जस्टिस इज द फर्स्ट अमंग इक्वल्स और उनके पास ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है. लेकिन इस पर कंट्रोवर्सी भी तो हुई थी. हाँ, 2018 में 4 सीनियर SC जजेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि उस वक्त के CJI सेंसिटिव पॉलिटिकल केसेस ऐसी बेंचेस को दे रहे थे जिससे आउटकम इन्फ्लुएंस हो सके. तो इस पावर के मिसयूज का पोटेंशियल है. बिल्कुल, क्योंकि एक अनचेक्ड पावर है. There is no guideline on how this power should be exercised. It's based on the Chief Justice's discretion. इसका इम्पैक्ट क्या है? And UPSC? ये पावर जुडिशरी की फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, कियोस से बचने के लिए. बट इट ऑल्सो रेजेस क्वेश्चंस अबाउट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. यूपीएससी के लिए मास्टर ऑफ रोस्टर कॉन्सेप्ट, इससे जुड़ी कंट्रोवर्सी और फर्स्ट अमंग इक्वल्स फ्रेज इंपॉर्टेंट है. तो ये एक डबल एज सॉर्ड है. जरूरी भी है पर खतरनाक भी हो सकती है. Yes, it's a classic example of the tension between administrative efficiency and accountability. Quick questions. मास्टर ऑफ रोस्टर का क्या मतलब है? The power of the Chief Justice to allocate cases to different benches. क्या ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है? नहीं, it's based on convention and court rulings. इस पावर को लेकर मेन कंट्रोवर्सी कब हुई थी? 2018 जब 4 सीनियर मोस्ट SC जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस को क्या फ्रेज दिया है इस कॉन्टेक्स्ट में? फर्स्ट अमंग इक्वल्स. वो बाकी जजेस के बराबर हैं बट विद एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज. इस पावर का मेन रिस्क क्या है? The potential for misuse, as it is an unchecked discretionary power. Great. Practice saying this. The Chief Justice, as the master of roster, has the exclusive power to constitute benches and allocate cases, a convention-based power. In short, Master of Roster is the Chief Justice's critical but controversial administrative power to decide which judge hears which case. Topic 14. NJAC versus Collegium. Broad micro theme, the battle for judicial appointments. Okay, the big one. हम इसे बार-बार टच कर रहे हैं. Let's dive deep now. हाँ, ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई है. एक तरफ जुडिशरी है जो कहती है हम अपने जजेस खुद चुनेंगे. दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है जो कहती है इसमें हमारा भी से होना चाहिए. और इस रस्सी खींच का रिजल्ट है कि आज तक वैकेंसीज भरी नहीं जा रही. तो शुरुआत से शुरू करते हैं. द 4 जजेस केसेस. ब्रीफली इनका एवोल्यूशन क्या था? फर्स्ट जजेस केस 1981 में SC ने कहा कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस नहीं है. मतलब गवर्नमेंट CJI से पूछेगी पर मानने के लिए बाध्य नहीं. यहाँ एग्जीक्यूटिव का पलड़ा भारी था. ओके, देन सेकंड जजेस केस 1993. यहाँ SC ने अपना पिछला डिसीजन पलट दिया. कहा कि कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस है और यहीं से कोलिजियम सिस्टम का जन्म हुआ. तो पावर शिफ्ट हो गई जुडिशरी के पास. यस. थर्ड जजेस केस 1998 ने कोलिजियम को एक्सपैंड किया. CJI plus 4 सीनियर मोस्ट जजेस फॉर SC अपॉइंटमेंट्स. और इस सिस्टम की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म क्या थी? लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अंकल जज सिंड्रोम के आरोप लगे. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए NJC आया. हाँ, 2014 में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन NJC बनाया गया. इसमें जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव दोनों के मेंबर्स थे. बट ये चला नहीं. फोर्थ जजेस केस 2015 में SC ने NJC को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया. कहा कि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के खिलाफ है, विच इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. इसमें आर्टिकल 50 का भी कोई रोल है? हाँ, आर्टिकल 50 कहता है कि स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. SC ने इसे भी अपने डिसीजन का बेस बनाया. तो अभी स्टेटस क्या है?
We're back to the collegium system? यस, लेकिन एससी ने माना कि कोलिजियम को रिफॉर्म की जरूरत है। उन्होंने गवर्नमेंट से मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर एमओपी बनाने को कहा, जो आज तक फाइनल नहीं हुआ है। तो ये डेडलॉक अभी भी जारी है। यूपीएससी के लिए तो ये पूरा टॉपिक, ऑल 4 केसेस, 99th अमेंडमेंट, आर्टिकल 50, एमओपी, सब कुछ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। This is one of the most important topics in Indian polity. So the tug of war continues, and in the meantime, the vacancies pile up. That's the tragic reality. चलो, let's test this. Collegium system किस केस से शुरू हुआ? The second judge's case, 1993. This is the landmark case. एनजेएसी को किस अमेंडमेंट से लाया गया था? The 99th Constitutional Amendment Act, 2014. एससी ने एनजेएसी को किस केस में स्ट्राइक डाउन किया? The fourth judge's case, 2015. एससी ने एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों कहा? Because it violated the independence of judiciary, which is a part of the basic structure of the Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने की बात करता है? Article 50. It's a directive principle. चलो इसको प्रैक्टिस करो। The collegium system born from the second judge's case was replaced by the NJAC via the 99th amendment, but was struck down in the fourth judge's case for violating judiciary independence. In short, The debate between the judiciary-led collegium and the executive-inclusive NJAC is the central conflict over judicial appointments, with the collegium currently in place despite its flaws. Topic 15. HC Collegium. Broad micro-theme, the first step in appointments. हमने सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की बात की। हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट प्रोसेस कैसे काम करता है? ये प्रोसेस हाई कोर्ट लेवल पर ही शुरू होता है। वहां भी एक कोलिजियम है। इमेजिन एक टैलेंट स्काउट की तरह। HC कोलिजियम लोकल लेवल पर टैलेंट, लॉयर्स एंड डिस्ट्रिक्ट जजेस को आइडेंटिफाई करता है। बिल्कुल, हाई कोर्ट कोलिजियम में उस HC के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। तो ये लोग नाम रेकमेंड करते हैं। हाँ, वो एक लिस्ट बनाते हैं और उसे सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को भेजते हैं। और फिर SC कोलिजियम उस लिस्ट को रिव्यू करता है। वो इंटेलिजेंस ब्यूरो IB से बैकग्राउंड चेक भी करवाते हैं। उसके बाद अगर SC कोलिजियम नेम्स को अप्रूव कर देता है तो वो लिस्ट लॉ मिनिस्ट्री को जाती है। गवर्नमेंट का रोल यहाँ से शुरू होता है। हाँ, लॉ मिनिस्ट्री नेम्स को फाइनल अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजती है। तो गवर्नमेंट क्या रिकमेंडेशंस को रोक सकती है? वो नेम्स पर क्लैरिफिकेशन मांग सकती है या उन्हें रिकंसिडर करने के लिए वापस भेज सकती है। लेकिन अगर कोलिजियम वही नाम दोबारा भेज दे तो गवर्नमेंट को उन्हें अपॉइंट करना पड़ता है। पर इसमें डिलेज बहुत होते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट फाइल्स पर बैठ जाती है, जिससे अपॉइंटमेंट्स डिले होते हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या है फॉर यूपीएससी? ये प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है और अक्सर यही बॉटलनेक बन जाता है। यूपीएससी के लिए HC कोलिजियम का कॉम्पोजिशन, CJ+2 और अपॉइंटमेंट प्रोसेस का पूरा फ्लो इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट्स रोल इंपॉर्टेंट है। So the journey of a judge begins here, and it's often a very long and slow journey. It is. Let's do a quick check. हाई कोर्ट कोलिजियम में कौन-कौन होता है? The Chief Justice of that High Court plus the 2 senior most judges. CJ+2. Simple. HC कोलिजियम की रिकमेंडेशंस कहाँ जाती हैं? To the Supreme Court Collegium for review. क्या गवर्नमेंट कोलिजियम की रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर सकती है? Reject nahi. They can send it back for reconsideration once. But if reiterated, they are bound to appoint. इस प्रोसेस में सबसे बड़ी समस्या क्या है? Delays caused by the executive, often by sitting on the files. इस प्रोसेस में इंटेलिजेंस ब्यूरो IB का क्या रोल है? The SC Collegium asks the IB to conduct a background check on the recommended candidates. Okay, practice this. The HC Collegium, comprising the CJ and 2 senior judges, initiates appointments, sending names to the SC Collegium, after which the government can delay but not reject a reiterated name. In short, the High Court Collegium is the starting point for judicial appointments, but the process is often stalled by delays between the judiciary and the executive. Theme: a key change in eligibility for the lower judiciary. अब हम जुडिशरी के आधार यानी डिस्ट्रिक्ट जजेस की नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। इसमें हाल ही में एक बड़ा बदलाव आया है, हुक। क्या एक वकील जो केंद्र या राज्य सरकार के लिए काम करता है डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है? इस सवाल का जवाब अब बदल गया है। चलिए इसे समझते हैं। इंट्रोडक्शन। डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति आर्टिकल 2332 के तहत होती है। बैकग्राउंड। पहले ये माना जाता था कि जो वकील सरकार के लिए काम करते हैं वे इन द सर्विस ऑफ द यूनियन और ऑफ द स्टेट माने जाएंगे और इसलिए डिस्ट्रिक्ट जज के पद के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो कोर लॉजिक में क्या बदलाव आया? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा है कि केंद्र या राज्य सरकार के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर या सरकारी वकील के रूप में काम करने वाले वकील भी डिस्ट्रिक्ट जज की परीक्षा दे सकते हैं, बशर्ते उनके पास 7 साल का प्रैक्टिस का अनुभव हो। कोर्ट ने कहा कि वे सरकार के एम्प्लॉइज नहीं हैं बल्कि ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं। ये एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट एंड यूपीएससी प्रीलिम्स रेलेवेंस क्या है? इससे डिस्ट्रिक्ट जज के पद के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स का पूल बढ़ जाएगा। प्रीलिम्स के लिए आर्टिकल 233(2) और SC का ये नया इंटरप्रिटेशन महत्वपूर्ण है। कंक्लूजन: इस फैसले ने डिस्ट्रिक्ट जज की एलिजिबिलिटी को लेकर एक पुरानी दुविधा को समाप्त कर दिया है और टैलेंट पूल को वसी किया है। हाँ, ये एक वेलकम चेंज है। क्विज टाइम। डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है? आर्टिकल 233(2). डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए कितने साल का प्रैक्टिस का अनुभव चाहिए? कम से कम 7 साल। SC के नए फैसले के अनुसार क्या सरकारी वकील डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं? हाँ, बन सकते हैं। कोर्ट ने सरकारी वकीलों को सरकार का एम्प्लॉई न मानकर क्या माना है?
उन्हें ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट माना है। इस फैसले का मुख्य प्रभाव क्या होगा? इससे डिस्ट्रिक्ट जज के पद के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स का पूल बढ़ जाएगा। परफेक्ट। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस सेइंग अंडर आर्टिकल 233(2 as per the new SC ruling, government advocates with 7 years of practice are eligible to become district judges as they are officers of the court. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, सुप्रीम कोर्ट के एक नए फैसले ने सरकारी वकीलों के लिए भी जिला न्यायाधीश बनने का रास्ता खोल दिया है। Topic name Women Judges. Broad micro theme The quest for gender diversity in the judiciary. अब एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर आते हैं। न्यायपालिका है महिलाओं का प्रतिनिधित्व। हुक आजादी के 75 साल बाद भी सुप्रीम कोर्ट में आज तक कोई महिला चीफ जस्टिस नहीं बनी है। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, ये एक सोबरिंग रियलिटी है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। इंट्रोडक्शन। न्यायपालिका में जेंडर डाइवर्सिटी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो न्याय के प्रति लोगों के विश्वास को प्रभावित करता है। बैकग्राउंड आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हाई कोर्ट्स में महिला जजों का प्रतिशत सिर्फ 13% है। सुप्रीम कोर्ट में आज तक सिर्फ 11 महिला जज हुई हैं। जस्टिस फातिमा बीवी SC की पहली महिला जज थीं। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? हालांकि एक उम्मीद की किरण है। जस्टिस BV नागरत्ना 2027 में भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती हैं, भले ही उनका कार्यकाल बहुत छोटा होगा। इस समस्या के समाधान के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस AIJS का सुझाव दिया जाता रहा है ताकि एक सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस से ज्यादा महिलाओं को जुडिशरी में लाया जा सके। इसका UPSC प्रीलिम्स रेलेवेंस? जस्टिस फातिमा बीवी का नाम, जस्टिस BV नागरत्ना का पोटेंशियल CJI बनना और AIJS का कॉन्सेप्ट, ये सभी प्रीलिम्स के लिए जरूरी हैं। मेंस के लिए ये जेंडर जस्टिस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। कंक्लूजन। न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए सचेत प्रयासों की जरूरत है ताकि जुडिशरी वास्तव में समाज का प्रतिबिंब बन सके। बिल्कुल। क्विज टाइम। हाई कोर्ट्स में महिला जजों का प्रतिशत लगभग कितना है? सिर्फ 13%। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? जस्टिस फातिमा बीवी। 2027 में भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बन सकती हैं? जस्टिस BV नागरत्ना। जुडिशियल रिक्रूटमेंट में डाइवर्सिटी लाने के लिए किस सर्विस का सुझाव दिया जाता है? ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस AIJS। आज तक सुप्रीम कोर्ट में कुल कितनी महिला जज हुई हैं? सिर्फ 11। एक्सीलेंट। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिसिंग Despite only 13% women judges in high courts, Justice BV Nagaratna is poised to become the first woman CJI in 2027, highlighting the ongoing need for gender diversity. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी बहुत कम है और इसे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। Topic name Ad hoc judges. ब्रॉड माइक्रो थीम। A constitutional tool to tackle pendency. हमने केस पेंडेंसी की बहुत बात की। अब एक ऐसे संवैधानिक उपाय की बात करते हैं जो इस समस्या से निपटने में मदद कर सकता है। हुक क्या रिटायर्ड जजेस को वापस काम पर बुलाया जा सकता है ताकि वे पेंडिंग केसेस को क्लियर करने में मदद कर सकें? जी हाँ, हमारा संविधान इसकी अनुमति देता है। चलिए इसे समझते हैं। इंट्रोडक्शन। आर्टिकल 224A हाई कोर्ट्स में एड हॉक जजेस की नियुक्ति का प्रावधान करता है। बैकग्राउंड। जब किसी हाई कोर्ट में काम का बैकलॉग बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट की पूर्व सहमति से उसी हाई कोर्ट या किसी अन्य हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से काम पर लौटने का अनुरोध कर सकते हैं। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? ये एक टेम्परेरी मेजर है जिसका उद्देश्य लंबित मामलों के अंबार को कम करना है। एड हॉक जजेस को रेगुलर जजेस की तरह ही ज्यूरिसडिक्शन, पावर्स और प्रिविलेजेस मिलते हैं, लेकिन उन्हें हाई कोर्ट का जज नहीं माना जाता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर निराशा व्यक्त की है कि हाई कोर्ट इस प्रावधान का बहुत कम उपयोग कर रहे हैं। इसका UPSC प्रीलिम्स रेलेवेंस। आर्टिकल 224A और एड हॉक जजेस की नियुक्ति की प्रक्रिया, चीफ जस्टिस का अनुरोध प्लस प्रेसिडेंट की सहमति प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। कंक्लूजन। आर्टिकल 224A केस पेंडेंसी से निपटने का एक उपयोगी संवैधानिक उपकरण है, लेकिन इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए और इच्छा शक्ति की जरूरत है। हाँ, ये एक अंडर यूटिलाइज्ड टूल है। क्विज टाइम। किस आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट्स में एड हॉक जजेस की नियुक्ति की जाती है? आर्टिकल 224A। एड हॉक जज की नियुक्ति के लिए किसका अनुरोध और किसकी सहमति आवश्यक है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अनुरोध और प्रेसिडेंट की पूर्व सहमति। एड हॉक जज कौन बन सकता है? उसी हाई कोर्ट या किसी अन्य हाई कोर्ट का एक रिटायर्ड जज। क्या एड हॉक जज को हाई कोर्ट का जज माना जाता है? नहीं, उन्हें हाई कोर्ट का जज नहीं माना जाता, लेकिन उनके पास सभी शक्तियां और विशेषाधिकार होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान के उपयोग के बारे में क्या कहा है? SC ने इस बात पर निराशा व्यक्त की है कि हाई कोर्ट्स इसका बहुत कम उपयोग कर रहे हैं। ग्रेट। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस सेइंग आर्टिकल 224A allows for the appointment of retired judges as ad hoc judges in high courts with the CJ's request and precedent's consent to clear case backlogs. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, आर्टिकल 224A लंबित मामलों से निपटाने का एक उपयोगी संवैधानिक उपकरण है जिसका अभी तक पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है। Topic name Pendency of cases in SC. Broad micro theme. Even the apex court is not immune. अब हम सीधा सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। हमने निचली अदालतों और हाई कोर्ट्स की बात की, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट में सब ठीक है? हुक सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या अपनी पूरी स्ट्रेंथ 34 जजेस
पर है। फिर भी वहां 88,417 से ज्यादा मामले लंबित हैं। ये आंकड़ा दिखाता है कि सिर्फ वैकेंसीज भरना ही समाधान नहीं है। चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन। सुप्रीम कोर्ट भारत का एपेक्स कोर्ट है और यहाँ पेंडेंसी का मतलब है कि महत्वपूर्ण संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के मामले अटके हुए हैं। बैकग्राउंड, ये आंकड़े बताते हैं कि मामलों के आने की रफ्तार उनके निपटारे की रफ्तार से कहीं ज्यादा है। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? इसके कई कारण हैं। लंबी छुट्टियां, जजेस का समय प्रोसीजरल मैटर्स में ज्यादा लगना और बड़ी संख्या में अपील्स का आना। सरकार जो सबसे बड़ी लिटिगेंट है भी एक बड़ा कारण है। बहुत सारे मामले सरकार द्वारा दायर की गई अपील्स के होते हैं। इसका यूपीएससी प्रीलिम्स रेलेवेंस। एससी में पेंडेंसी का स्पेसिफिक डेटा लगभग 88,000 और इसके कारण गवर्नमेंट लिटिगेशन प्रोसीजरल इश्यूज मेंस के उत्तरों के लिए बहुत उपयोगी हैं। कंक्लूजन। सुप्रीम कोर्ट में फुल स्ट्रेंथ होने के बावजूद पेंडेंसी का होना एक जटिल समस्या की ओर इशारा करता है, जिसके समाधान के लिए सिस्टेमिक रिफॉर्म्स की जरूरत है। बिल्कुल, ये एक मल्टीफैसेटेड प्रॉब्लम है। क्विज टाइम। सुप्रीम कोर्ट में जजों की फुल स्ट्रेंथ कितनी है? 34 सीजीआई सहित। फुल स्ट्रेंथ होने के बावजूद एससी में लगभग कितने केस पेंडिंग हैं? 88,417 या मोटे तौर पर 88,000 से ज्यादा। एससी में पेंडेंसी का एक बड़ा कारण क्या है? सरकार का सबसे बड़ा लिटिगेंट होना और बड़ी संख्या में अपील्स दायर करना। वैकेंसीज के अलावा पेंडेंसी के और क्या कारण है? लंबी छुट्टियां, प्रोसीजरल मैटर्स में समय लगना और मामलों के आने की तेज रफ्तार। एससी में पेंडेंसी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि महत्वपूर्ण संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के मामले अटके हुए हैं। परफेक्ट। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। Practicing. Despite operating at its full strength of 34 judges, the Supreme Court has a pendency of over 88,000 cases, indicating deep systemic issues beyond just vacancies. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पूर्ण क्षमता के बावजूद लंबित मामलों का होना एक गहरी प्रणालीगत समस्या की ओर इशारा करता है। Topic name: Client Info Confidentiality. Broad micro theme: the sacred bond between a lawyer and a client. अब एक बहुत ही फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल पर आते हैं, वकील और उसके क्लाइंट के बीच की बातचीत की गोपनीयता। Hook. क्या एक वकील को मजबूर किया जा सकता है कि वो कोर्ट में अपने क्लाइंट के खिलाफ गवाही दे? इसका जवाब एक मजबूत नहीं में छिपा है। चलिए इस प्रिविलेज को समझते हैं। इंट्रोडक्शन। इसे लॉयर क्लाइंट प्रिविलेज कहा जाता है और यह फेयर ट्रायल के लिए जरूरी है। बैकग्राउंड। यह प्रिंसिपल भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 126 में निहित है। अब नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए में भी इसे बरकरार रखा गया है। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? यह प्रिविलेज क्लाइंट को यह विश्वास दिलाता है कि वह अपने वकील से बिना किसी डर के खुलकर बात कर सकता है। यह आर्टिकल 23 के तहत राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, खुद के खिलाफ गवाही देने से सुरक्षा का अधिकार से भी जुड़ा हुआ है। एक वकील अपने क्लाइंट की सहमति के बिना कोई भी कम्युनिकेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकता, सिवाय तब जब वो कम्युनिकेशन किसी अवैध उद्देश्य के लिए की गई हो। इसका यूपीएससी प्रीलिम्स रेलेवेंस। लॉयर क्लाइंट प्रिविलेज, आर्टिकल 23 और इंडियन एविडेंस एक्ट बीएसए का सेक्शन 126, ये सभी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं। कंक्लूजन। लॉयर क्लाइंट प्रिविलेज न्याय प्रणाली का एक आधारशिला है जो एक अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा करता है और एक निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करता है। बिल्कुल, ये विश्वास पर आधारित एक रिश्ता है। क्विज टाइम। लॉयर क्लाइंट प्रिविलेज किस संवैधानिक अधिकार से जुड़ा है? आर्टिकल 23, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। यह प्रिविलेज किस कानून में दिया गया है? पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट और अब नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए में। इस प्रिविलेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सुनिश्चित करना कि क्लाइंट अपने वकील से बिना किसी डर के खुलकर बात कर सके। किस परिस्थिति में यह प्रिविलेज लागू नहीं होता? जब कम्युनिकेशन किसी अवैध उद्देश्य, इल्लीगल पर्पस के लिए की गई हो। क्या एक वकील को अपने क्लाइंट के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, जब तक कि क्लाइंट खुद सहमति ना दे। ग्रेट। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिसिंग लॉयर क्लाइंट प्रिविलेज प्रोटेक्टेड अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड लिंक्ड टू आर्टिकल 23 इज एंश्योर्स कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इज फंडामेंटल टू अ फेयर ट्रायल। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, वकील ग्राहक गोपनीयता एक निष्पक्ष सुनवाई का एक मूलभूत सिद्धांत है जो अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा करता है। टॉपिक नेम: टेम्पल फंड्स। ब्रॉड माइक्रो थीम: द ड्यूटी एज अ जुरिस्टिक पर्सन। अब एक बहुत ही यूनिक लीगल कॉन्सेप्ट पर आते हैं। हुक। क्या मंदिर में चढ़ाया गया पैसा मंदिर का होता है, पुजारी का होता है या खुद भगवान का होता है? सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब दिया है। चलिए इस दिलचस्प फैसले को देखते हैं। इंट्रोडक्शन। भारतीय कानून में एक देवता डीटी को एक जुरिस्टिक पर्सन माना जाता है। इसका मतलब है कि देवता कानूनी रूप से संपत्ति के मालिक हो सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं और उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। बैकग्राउंड। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मंदिर में देवता को चढ़ाया गया सारा पैसा और संपत्ति देवता की ही होती है और किसी को भी इसे अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? पुजारी केवल मंदिर और देवता की संपत्ति का प्रबंधक या मैनेजर या संरक्षक, कस्टोडियन होता है, वो मालिक नहीं होता।
ये फैसला सुनिश्चित करता है कि मंदिर के धन का उपयोग केवल देवता की पूजा और भक्तों के कल्याण से संबंधित उद्देश्यों के लिए किया जाए। इसका यूपीएससी प्रीलिम्स रेलेवेंस। ज्यूरिस्टिक पर्सन का कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है। ये कॉर्पोरेट बॉडीज, यूनिवर्सिटीज और देवताओं पर लागू होता है। कंक्लूजन, यह फैसला मंदिर प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देता है और देवता के कानूनी व्यक्तित्व को मजबूती से स्थापित करता है। हाँ, ये एक लैंडमार्क रूलिंग है। क्विज टाइम। भारतीय कानून में एक देवता, डेटी, को क्या माना जाता है? एक ज्यूरिस्टिक पर्सन। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मंदिर की संपत्ति का मालिक कौन होता है? स्वयं देवता, द डियटी इटसेल्फ। पुजारी की भूमिका क्या होती है? वह केवल एक प्रबंधक, मैनेजर या संरक्षक, कस्टोडियन होता है। मंदिर के धन का उपयोग किस लिए किया जाना चाहिए? केवल देवता की पूजा और भक्तों के कल्याण से संबंधित उद्देश्यों के लिए। ज्यूरिस्टिक पर्सन का कॉन्सेप्ट और किस पर लागू होता है? कॉर्पोरेट बॉडीज, यूनिवर्सिटीज आदि पर। परफेक्ट। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस सेइंग द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट अ deity is a juristic person and the sole owner of temple funds, with the priest acting only as a manager. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्थापित किया है कि मंदिर की संपत्ति के एकमात्र मालिक स्वयं देवता हैं, पुजारी नहीं। टॉपिक नेम, live-in couples, broad micro theme, evolving legal recognition of modern relationships. अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जो समाज और कानून दोनों के लिए बहुत प्रासंगिक है। लिव इन रिलेशनशिप्स। हुक, क्या एक लिव इन कपल को पति पत्नी के समान कानूनी सुरक्षा मिल सकती है? अदालतों ने इस पर एक प्रगतिशील रुख अपनाया है। चलिए इस इवॉल्विंग जूरिस्प्रूडेंस को समझते हैं। इंट्रोडक्शन। भारत में लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है, लेकिन अदालतों ने विभिन्न कानूनों की व्याख्या करके उन्हें मान्यता दी है। बैकग्राउंड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर एक पुरुष और महिला लंबे समय तक पति पत्नी की तरह एक साथ रहते हैं तो कानून यह मान लेगा कि वे विवाहित हैं। प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत लिव इन रिलेशनशिप्स को डोमेस्टिक रिलेशनशिप की परिभाषा में शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि एक महिला जो लिव इन रिलेशनशिप में है वो डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ सुरक्षा और मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता का दावा कर सकती है। इसका यूपीएससी प्रीलिम्स रेलेवेंस। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 और प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज का कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। मेंस के लिए यह सोशल जस्टिस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। कंक्लूजन। भारतीय अदालतों ने लिव इन रिलेशनशिप्स को कानूनी मान्यता और सुरक्षा प्रदान करके एक प्रगतिशील भूमिका निभाई है, जिससे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हुई है। हाँ, जुडिशरी ने यहाँ पर लेजिस्लेटिव गैप को फिल किया है। क्विज टाइम। किस कानून के तहत लिव इन रिलेशनशिप्स को कानूनी मान्यता मिली है? मुख्य रूप से प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत। लंबे समय तक साथ रहने वाले कपल के लिए कानून क्या मान लेता है? प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज, विवाह की धारणा। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत एक लिव इन पार्टनर क्या क्लेम कर सकती है? वो घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा और मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता का दावा कर सकती है। क्या भारत में लिव इन रिलेशनशिप्स पर कोई स्पेसिफिक कानून है? नहीं, कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है। इस मामले में अदालतों की भूमिका क्या रही है? अदालतों ने कानूनों की व्याख्या करके इन रिश्तों को मान्यता और सुरक्षा प्रदान की है। ग्रेट। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस सेइंग, व्हाइल देयर इज नो स्पेसिफिक लॉ, Indian courts recognize live-in relationships under the Domestic Violence Act 2005 and apply a presumption of marriage for long-term couples. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, भारतीय अदालतों ने विभिन्न कानूनों की व्याख्या करके लिव इन रिलेशनशिप्स को कानूनी सुरक्षा प्रदान की है। Topic name: Consumer protection. Broad micro theme: The struggle for timely consumer justice. अब हम और आप यानी कंज्यूमर के अधिकारों की बात करते हैं। Hook: क्या आप जानते हैं कि कंज्यूमर कमीशंस, जो हमें फॉल्टी प्रोडक्ट्स और पुअर सर्विसेज से बचाने के लिए बनाई गई हैं, खुद ही भारी पेंडेंसी और वैकेंसी से जूझ रही हैं? हाँ, ये एक विडंबना है। चलिए इन आंकड़ों को देखते हैं। इंट्रोडक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर कमीशंस की स्थापना की है। बैकग्राउंड। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इन कमीशंस में 5.43 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं। सबसे ज्यादा पेंडेंसी डिस्ट्रिक्ट कमीशंस में है। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? इसका एक बड़ा कारण है वैकेंसीज। नेशनल कमीशन में 45% पद खाली हैं और स्टेट कमीशंस में 38% पद खाली हैं। कानून में एक प्रावधान है, सेक्शन 38(7), जो कहता है कि शिकायत मिलने के 3 महीने के भीतर या 5 महीने अगर टेस्टिंग की जरूरत हो, मामले का निपटारा किया जाना चाहिए। लेकिन वैकेंसीज और बैकलॉग के कारण ये टाइमलाइन शायद ही कभी फॉलो हो पाती है। इसका यूपीएससी प्रीलिम्स रेलेवेंस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सेक्शन 38(7) की टाइमलाइन और पेंडेंसी के आंकड़े प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जरूरी हैं। एक एग्जांपल है। क्विज टाइम। कंज्यूमर कमीशंस में लगभग कितने केस पेंडिंग है? 5.43 लाख से ज्यादा। सबसे ज्यादा पेंडेंसी किस लेवल पर है? डिस्ट्रिक्ट कमीशंस में
नेशनल कमीशन में लगभग कितने प्रतिशत पद खाली हैं? 45%। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का कौन सा सेक्शन मामले के निपटारे के लिए एक टाइमलाइन देता है? सेक्शन 38(7). ये टाइमलाइन क्या है? 3 महीने या 5 महीने अगर प्रोडक्ट टेस्टिंग की जरूरत हो। परफेक्ट। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस सेइंग डिस्पाइट अ 3-month disposal timeline under section 38(7) of the Consumer Protection Act, over 5.43 lakh cases are pending in consumer commissions, largely due to high vacancies. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, उपभोक्ता आयोग वैकेंसीज और बैकलॉग के कारण उपभोक्ताओं को समय पर न्याय देने के अपने उद्देश्य में संघर्ष कर रहे हैं। Topic name: Suspension of sentence. Broad micro theme: Balancing the rights of the convict and the interests of justice. चलिए आज के आखिरी टॉपिक पर आते हैं। हुक: जब किसी व्यक्ति को निचली अदालत में दोषी ठहराया जाता है तो क्या उसे तुरंत जेल जाना पड़ता है या वो अपील के दौरान जमानत पर बाहर रह सकता है? ये सवाल सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। चलिए इसे उन्नाव केस के संदर्भ में समझते हैं। इंट्रोडक्शन: सीआरपीसी का सेक्शन 389 एक एपेलेट कोर्ट को ये शक्ति देता है कि वो निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को सस्पेंड कर सकती है और दोषी को जमानत पर रिहा कर सकती है जब तक कि उसकी अपील का फैसला ना हो जाए। बैकग्राउंड: उन्नाव केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषी कुलदीप सेंगर की सजा को सस्पेंड करने से इनकार कर दिया था। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? अदालत सजा को सस्पेंड करने का फैसला करते समय कई बातों पर विचार करती है, जैसे अपराध की गंभीरता, दोषी के भाग जाने की संभावना और क्या अपील में सफलता का कोई अच्छा चांस है। यह एक डिस्क्रेशनरी पावर है, अधिकार नहीं। अदालत को यह सुनिश्चित करना होता है कि दोषी के अधिकारों और न्याय के हितों के बीच एक संतुलन बना रहे। इसका यूपीएससी प्रीलिम्स रेलेवेंस? सीआरपीसी का सेक्शन 389 और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। कंक्लूजन: सेक्शन 389 अपीलेटिव कोर्ट्स को यह सुनिश्चित करने की शक्ति देता है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को अपील के दौरान अनावश्यक रूप से जेल में न रहना पड़े, लेकिन इस शक्ति का उपयोग सावधानी से और न्याय के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण संतुलन है। क्विज टाइम। सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस से संबंधित है? सेक्शन 389। ये शक्ति किसके पास होती है? अपीलेट कोर्ट के पास। उन्नाव केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा को सस्पेंड किया था या नहीं? नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया था। क्या सजा का सस्पेंशन एक अधिकार है? नहीं, ये अदालत की एक डिस्क्रेशनरी पावर है। अदालत ये फैसला करते समय किन बातों पर विचार करती है? अपराध की गंभीरता, दोषी के भाग जाने की संभावना और अपील में सफलता की संभावना। ग्रेट। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस सेइंग Section 389 of the CRPC gives appellate courts the discretionary power to suspend a sentence and grant bail pending appeal, balancing the convict's rights with the interests of justice. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, सेक्शन 389 अदालतों को अपील के दौरान सजा को निलंबित करने की विवेकाधीन शक्ति देता है, जिसमें न्याय के हितों को सर्वोपरि रखा जाता है। तो दोस्तों, आज की ये गहरी चर्चा समाप्त होती है। आज हमने इंडियन पॉलिटी के जुडिशरी पिलर को हर एंगल से देखा। हमने सरकार के फ्यूचरिस्टिक मिशन से शुरुआत की और फिर न्यायपालिका की कॉम्प्लेक्स दुनिया में प्रवेश किया। हमने देखा कि टेक्नोलॉजी जैसे लिम्बिस और ई कोर्ट्स न्याय को कैसे बदल रही है और साथ ही 5 करोड़ पेंडिंग केसेस जैसी बड़ी चुनौतियों को भी समझा। हमने जजों की नियुक्ति, कलीजियम वर्सेस एनजेएसी, उनकी जवाबदेही और उनको हटाने की प्रक्रिया को डिटेल में जाना। और हमने आम आदमी के लिए न्याय यानी लीगल एड, एडीआर और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के महत्व और उसकी जमीनी हकीकत को भी परखा। आज हमने जो कुछ भी चर्चा की वो एक बड़े सवाल की ओर इशारा करता है। आने वाले दशक में भारतीय न्यायपालिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? क्या ये टेक्नोलॉजी को अपनाकर करोड़ों मामलों का निपटारा करना है, या ये सुनिश्चित करना है कि न्यायपालिका कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव के दबाव से स्वतंत्र रहें, या फिर असली चुनौती यह है कि न्याय को इतना सुलभ और सस्ता बनाया जाए कि कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति को भी समय पर न्याय मिल सके? इस पर थोड़ा सोचिए। नमस्ते दोस्त, वेलकम टू द डीप डाइव। तो क्या कभी सोचा है कि आप